पीवी से दुनिया में आज देखें, यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों का दूसरा दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर दूसरे दिन भी रूस ने किए हमले, कम से कम 4 की मौत, कई घायल। यूक्रेन का दावा, रूस के कर्स्क में 100 रिहायशी इलाकों पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण, कब्जे में करीब 600 रूसी सैनिक भी। स्वागत है आपका पीवी से दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। रूस यूक्रेन जंग की करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। गजा में एक और इलाके को खाली करने का इजरायली सेना का आदेश, लोगों से दीर अल बलाह इलाका छोड़ने को कहा। दक्षिणी गाजा में बंधक इजरायली सैनिक को भी छुड़ाया गया। 3 दिनों के दौरे पर बीजिंग पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। चीन ने कहा ताइवान पर भी होगी बातचीत। माना जा रहा है दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश है यह दौरा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या सीमित की। अगले साल से केवल 2,70,000 नए विदेशी छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा एडमिशन। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर उठते सवालों के बीच लिया गया ये फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से चल रहे युद्ध को रोकने की तमाम अपीलों के बावजूद एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तेज हो गई है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है तो यूक्रेन रूस के अंदर कर्स्क में आगे बढ़ता जा रहा है। जंग के इस नए मोड़ की बात कवर स्टोरी में। लगातार दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले किए हैं। आज तड़के हवाई हमलों को लेकर अलर्ट जारी किए गए और कई शहरों से धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये तस्वीरें यूक्रेन के बीचों बीच के शहर क्रीवी रेह की है, जहां स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक होटल पर हुए हमले में 2 लोगों की जान गई है। ज़ेपोरिज़िया में भी ड्रोन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों में आज कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच रूस के कर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना की कार्रवाई जारी है। यूक्रेन ने कहा है कि फिलहाल वहां के 1294 वर्ग किलोमीटर में 100 रिहायशी इलाकों पर यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। साथ ही उसने कहा कि 594 रूसी सैनिक भी उसके कब्जे में हैं। इधर यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने 10 मिसाइल और 80 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से और बड़ी सैन्य मदद की अपील की। साथ ही रूस के अंदर उस जगह हमला करने की भी इजाजत मांगी जहां से उस पर मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अब्दुल जलील अब्दुरासुलू। यूक्रेन अपने सहयोगियों से बार बार कहता रहा है कि उसे अपने शहरों की रक्षा के लिए और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम और इन सिस्टम के लिए और ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। उनके मुताबिक उन्हें जितनी ज्यादा मदद मिलेगी वो उतने ही बेहतर ढंग से अपने देश और देशवासियों की रक्षा कर पाएंगे। और जब रूस ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए तो इन हमलों के सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया। उनमें से कुछ मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए शहरों में गिरी, जिसके बाद हमने उन रिहायशी इमारतों की तस्वीरें देखी जो इन हमलों का निशाना बनी। यही कारण है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूक्रेनी अधिकारी बार बार अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि उन्हें और अधिक हथियारों और ज्यादा मिसाइलों की जरूरत है। और टेलीग्राम के वो चैनल्स जो रूसी अधिकारियों के करीबी हैं, उनके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद क्षेत्र की सीमा से लगते कम से कम एक चेक पॉइंट को निशाना बनाया है, लेकिन वहां के स्थानीय गवर्नर का कहना है कि हालात काबू में है। माना जा रहा है कि ये वो साधारण हमले नहीं है जो रूस रोजमर्रा के दिनों में करता आया है। ये एक बड़ा हमला था, लेकिन शायद ये हमले रूस आगे भी जारी रख सकता है और यही वजह है कि यूक्रेन अपने ऊपर जवाबी हमलों को लेकर लगे प्रतिबंधों से नाराज है। वो अपने पश्चिमी सहयोगियों से कह रहा है कि हम जानते हैं हमले कहां से किए जा रहे हैं, हमारे पास आपके दिए हथियार भी हैं, लेकिन हमें उन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वहीं पुतिन के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। उन्होंने लगभग अपनी पूरी सेना यूक्रेन में तैनात कर दी है। वो यहाँ पहले से ही लड़ रहे हैं। उनके पास बहुत सारे सैन्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रूस के पास बस एक विकल्प बचता है और वो है अपने हवाई हमलों को जारी रखना और बढ़ाना, और शायद हमने कल वही देखा। 3 हफ्ते पहले यूक्रेन ने रूस के कर्स्क क्षेत्र में बढ़त बनाई और रूस के इन हवाई हमलों को एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि फिर से वो जंग पर रूस का नियंत्रण हो सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख रूस के कर्स्क क्षेत्र में एक पावर प्लांट का दौरा कर रहे हैं। ये क्षेत्र फिलहाल यूक्रेन के कब्जे में है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी का कहना है कि गंभीर हालात को देखते हुए वो सुरक्षा का आकलन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यूक्रेन ने रूस के उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है जिसमें रूस ने कहा था कि यूक्रेन कर्स्क के संयंत्र पर बार बार हमला कर रहा है।
और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाने, रूस यूक्रेन जंग और हालिया यूक्रेन दौरे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था, जहां उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। इधर मध्य पूर्व के हालात फिक्र बढ़ा रहे हैं। गाजा के केंद्र में मौजूद दीर अल बलाह की ओर इस्राएली सेना टैंकों के साथ आगे बढ़ रही है और मदद के लिए सेना हवाई हमले कर रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसे गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के ऑपरेशंस को रोकना पड़ा है। जिस इलाके से राहत कर्मी काम कर रहे हैं उसे इस्राएली सेना ने खाली करने का ऑर्डर जारी किया है। इसराइल और हमास के बीच पिछले 10 महीनों से जारी जंग के बीच यूएन मानवीय मदद पहुंचाने का काम कर रहा है और जंग के बीच सेहत पर भी खतरा है। पोलियो के टीकाकरण अभियान पर भी असर पड़ा है। इसी महीने पोलियो का मामला सामने आया था। इस पर और जानकारी दे रही हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ये 25 सालों में पहला पोलियो का मामला था। दीर अल बलाह में एक बच्चे जिसके एक पैर में पैरालिसिस था, उसमें पोलियो की पुष्टि हुई। इससे पहले जून में गंदे नाले की रूटीन जांच में पोलियो के सैंपल मिले थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पोलियो के टीकाकरण की योजना बनाई गई, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली थी। पर इस टीकाकरण में शामिल यूएन की एजेंसियों को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पता है कि टीकाकरण शनिवार को शुरू होने वाला था, जिसमें गजा के 6 लाख से ज्यादा बच्चों को टीके लगने थे और इस्राएली सेना ने इन टीकों को गजा में पहुंचाने में यूएन की मदद की थी। उधर वेस्ट बैंक के शरणार्थी कैंप में एक इजरायली ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कम से कम 5 फलस्तीनी मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। हमले से तुलकर्म शहर के पास नूर शम्स शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया गया। इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा कि उनके निशाने पर एक आतंकी सेल का कमांड रूम था। वहीं वेस्ट बैंक के बेथलेहम में एक सेटलर ने एक फलस्तीनी को गोली मार दी और 3 को घायल कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई गाजा जंग के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा के मामले बढ़े हैं। और आगे देखिए। एक ऐसा समुदाय जहां जल्द बुजुर्ग नहीं होते लोग। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एमपॉक्स का नया घातक वेरिएंट सामने आया है। अब वहां एमपॉक्स की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी अफ्रीकी देश में एमपॉक्स की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के स्वास्थ्य कर्मियों ने बीबीसी को बताया है कि उनके क्लिनिक में एमपॉक्स का इलाज करवा रहे लोगों में से 70% से ज्यादा मरीज 10 साल से कम उम्र के हैं। बीबीसी संवाददाता सिमी जोलाओसो की रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। बेइंतहा दर्द और बेचैनी। 2 साल की अंसिमा को अपने 5 भाई बहनों में से एक से एमपॉक्स हुआ। उनके सभी भाई बहन इस संक्रमण की चपेट में थे। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। जब मेरी बच्ची संक्रमित हुई तो मुझे दूसरे बच्चों के माँ बाप ने कहा कि ये मीजल्स हो सकता है। हमने उसी हिसाब से इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ आने का तय किया। दक्षिण किवू में कावुमू का ये अस्पताल एमपॉक्स के नए संकट का केंद्र है। जून महीने से अब तक यहाँ 800 मरीज पहुंच चुके हैं। 70% से अधिक बच्चे हैं। 8 की मौत हो चुकी है। सभी की उम्र 5 साल से कम थी। तकरीबन 100 मील दूर स्थित मुनिगी के इस ट्रीटमेंट सेंटर में 4 दिनों के मुफ्त इलाज के बाद अमानी ने एक बार फिर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत एक छोटे फोड़े की तरह हुई, फिर दूसरा फोड़ा निकला और देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल की तरह ही यहाँ पहुँचने वाले 1/3 मरीजों की उम्र 10 से नीचे है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बीबीसी को बताया है कि हर रोज 10 नए मामले सामने आ रहे हैं। आईडीपी के कैंप्स में घनी आबादी है। ऐसे में यहाँ बच्चों को हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते पाएंगे। वो सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल कद्र नहीं करते। आप घरों में पाएंगे कि 3, 4, 5 बच्चे एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। इसका मतलब है कि संक्रमण वास्तव में मौजूद है।
देश के पूर्वी हिस्से में बने ये कैंप्स ऐसे लाखों विस्थापितों से भरे हैं जिन्हें देश में जारी सशस्त्र संघर्ष के कारण घर छोड़ना पड़ा। घनी आबादी वाले इन कैंप्स पर एमपॉक्स संक्रमण के फैलने का खतरा सबसे अधिक है। चैरिटी वर्कर्स लोगों को एमपॉक्स के लक्षण, इससे जुड़ी भ्रांतियां और बचाव के तरीकों को लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरागोंगो के मुज्जा कैंप के कुछ लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं, लेकिन ये उनके डर को दूर नहीं कर पा रहा। सरकार को उम्मीद है कि एमपॉक्स का टीकाकरण इस सप्ताह शुरू हो जाएगा और सबसे पहले बच्चों को दिए जाएंगे, लेकिन लगातार जारी संघर्ष चुनौती खड़ी करेगा। और एमपॉक्स के मामले अफ्रीकी देशों समेत कुछ और देशों में भी फैल गए हैं। और क्या आपको पता है हमेशा जवान और सेहतमंद रहने का राज? आप जान सकते हैं चिमाने लोगों से जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे सुदूर स्थानीय समुदायों में से एक ये लोग जल्द बूढ़े ही नहीं होते। क्या है इनकी उम्र के पीछे का राज? वैज्ञानिकों ने इस समुदाय के बुजुर्गों पर शोध किया ये जानने के लिए, जो कि बेहद चुस्त और स्वस्थ हैं। फिर क्या पता चला, देखिए इस रिपोर्ट में। बोलीविया में अमेज़न के घने वर्षा वनों के अंदर रहते हैं चिमाने लोग। हम उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इस समुदाय की एक खासियत है, दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले ये लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। और इस समुदाय के बुजुर्गों में कमाल की शारीरिक और मानसिक ताकत होती है, जैसी 84 साल की मार्टिना में दिखती है। चिमाने लोगों के इलाके के नजदीक है समबोरखा गांव, जहां अमेरिकी मानव विज्ञानी हिलर्ड कैप्लन इस नस्लीय समुदाय की सेहत पर बीते 2 दशकों से शोध कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि चिमाने लोगों को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं कम ही होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक 75 साल के चिमाने की धमनियां किसी 50 साल के अमेरिकी की धमनियों जैसी होती हैं। इसके पीछे का राज क्या है? उनका खान-पान एक बहुत अहम कारण है। सदियों से चिमाने लोग शिकार करते हैं, मछली खाते हैं और अपना अनाज खुद उगाते हैं। यहाँ प्रोसेस्ड खाना बेहद कम इस्तेमाल होता है। तंबाकू और शराब का चलन भी कम ही है। चिमाने लोगों को पौष्टिक खाने के साथ साथ हंसी मजाक भी पसंद है। पाब्लो का बर्ताव अच्छा है, पर वो बहुत नकचढ़ा है। मैं सिर्फ रात को चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। खाने के अलावा ज्यादा शारीरिक गतिविधियां भी चिमाने लोगों की जीवन शैली का हिस्सा हैं। मैं 78 साल का हूँ। मैं इतना ज्यादा नहीं चल पाता। ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ 2 दिन ही चलता हूँ और ज्यादा दूर तक भी नहीं जाता। ख्वान को ये एक छोटी सी वॉक लगती है, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चिमाने लोग हर दिन लगभग 17,000 कदम चलते हैं। वहीं यूरोपीय लोग औसतन हर दिन 6,000 कदम ही चलते हैं। पर जंगल में रहने की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि धमनियों और दिमाग का स्वस्थ होना आपको लंबी उम्र की गारंटी नहीं देता। फौरी मेडिकल मदद के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। आपके कितने बच्चे हैं? कितने अब नहीं रहे? वैज्ञानिक चिमाने लोगों की लंबी उम्र से जुड़े एक तीसरे पहलू पर भी शोध कर रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र और धमनियों की सेहत के बीच का संबंध। लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर नहीं हुई है, पर इसके बावजूद अपने बच्चों को जानलेवा दस्त वगैरह से वो पहले से बेहतर ढंग से बचा सकते हैं। कुछ बदलाव चिमाने लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। हाल के सालों में अमेज़न के जंगलों में ऐसी आग लगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। ये हिस्सा पूरी तरह से जल गया, ये जगह और सारे जानवर भी। अब यहाँ कोई जानवर नहीं, सब चले गए। इसी वजह से हम गाय खरीद कर पाल रहे हैं ताकि कुछ सहारा मिल जाए। और आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाने की वजह से उनमें मोटापे या मधुमेह जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो पहले यहाँ नहीं थीं। इन बदलावों के बावजूद अमेज़न के जंगलों के अलावा भी चिमाने लोगों को दुनिया उनकी जीवन शैली के लिए पहचानती है। मैं मरने से नहीं डरती। वो मुझे वहीं दफनाएंगे और मैं वहीं रहूंगी।
और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे, BBC हिंदी के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।